हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप तो मुझे पहचानते नहीं होंगे ना। गलती तो मेरी ही है। जब इतने लंबे अरसे तक गायब रह के वापस आऊंगी तो कहाँ पहचानेंगे आप? इस YouTube के सफर में तो बहुत सारे यात्री, हम सफर राही हर रोज नए नए जुड़ते रहते हैं, है ना, और पास से गुजरते रहते हैं, तो आपको मैं कहाँ याद रहूंगी। बहरहाल मैं अपना परिचय करवा देती हूँ फिर से। मैं हूँ आशी जितेंद्र बसरा, आपकी दोस्त, जो कि 7 समुंदर पार विदेश में रहती हूँ, लेकिन जड़ें हिंदुस्तान में ही हैं अभी तक, पिछले 30 सालों से। जी हाँ, कहिए कैसे हैं आप सब? मैं चाहे वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी आप लोगों से जुड़े रहने की। और कई ऐसे पॉडकास्टर्स हैं, सबको तो नहीं देख पाती हूँ, लेकिन एक दो जिनको देख पाती हूँ, सुन पाती हूँ, उनके जरिए आप लोगों से जुड़ी रही हूँ। हाँ जी, इतने लंबे अरसे के दौरान तो कितना कुछ हो चुका है। फिजा बेगम के ड्रामे तो खत्म होने को नहीं आ रहे, और ना ही उन्होंने खत्म होना है। क्योंकि जब किसी इंसान में डिग्निटी नहीं हो, कुछ शर्म नहीं हो, लिहाज नहीं हो, तो वो इंसान सारी हदें पार करेगा, हर तरह के तमाशे करेगा। तो वो खेल तो चलता ही रहेगा। हमें तो कई पुराने हिसाब चुकता करने हैं। ऑफिस से कितने लंबे टाइम बाद छोटी सी छुट्टी मिली थी आज की, तो सोचा कि जल्दी से आके आप सबको अपना बहुत सारा प्यार दे दूं और आपसे प्यार ले भी लूं, क्योंकि आपके प्यार के बिना भी मुझे सुना सुना लगता है, सच। आप सब जानते हैं कि जब भी पॉडकास्ट बनाती थी मैं, आगे भी बनाऊंगी बनाती थी, तो आप सबको आपके नाम से जानती हूँ, आपके नाम को लेकर आपसे बातचीत भी करती रही हूँ। तो अभी इस छोटे से पॉडकास्ट में सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ, तो आप सब समझ जाइए कि मैं आप सबको याद करती हूँ, आप सबको बहुत प्यार करती हूँ, और आपके बिना पंचायत थोड़ी सी खाली खाली है, सुनी सुनी है अभी, लेकिन जब निकल ही आए हैं घर से तो रास्ते में मुलाकात कर ही लेंगे, क्यों? फिर से बनाएंगे पॉडकास्ट, फिर से जुड़ेंगे। जी हाँ, जितने थोड़े बहुत मुझे जानते होंगे उनको मैंने बताया, उनके साथ शेयर किया कि मैं हिंदुस्तान गई थी। मेरी एक आई थिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि लास्ट टाइम मैं जब हिंदुस्तान में थी वो 2017 में हिंदुस्तान में थी। उसके बाद मेरे पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद मेरा दिल ही नहीं करा कभी हिंदुस्तान लौटने का, क्योंकि कहते हैं ना कि घर तो माँ बाप से ही होता है, जो आपका इंतज़ार करते हैं, है ना। खास कर लड़कियों का घर उनके माँ बाप से ही होता है। तो माँ बाप ना रहने की वजह से, माता पिता के ना रहने की वजह से मेरे पास कोई वजह नहीं थी हिंदुस्तान जाने की। हाँ, मेरे सिबलिंग्स, मेरी बड़ी बहनें हैं हिंदुस्तान में, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल मायूस हो गया था। तो कई ऐसे वजूहात थे जिसकी वजह से मुझे जाना ज़रूरी था, जिसे मैं टालती जा रही थी, क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कैसे हिंदुस्तान की धरती पे कदम रखूंगी जहाँ पर मेरी माँ नहीं होंगी। आप सब जानते हैं मेरी मसरूफियात, एक सिंगल मदर जिसका कोई परिवार नहीं है विदेश में, और अब तो देश में भी माता पिता नहीं रहे, तो जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियाँ अकेले ही निभानी पड़ती है। और इस बात में कोई विक्टिम कार्ड नहीं है, क्योंकि हम नारी शक्ति हैं। हमें सृजन की शक्ति इसलिए दी जाती है क्योंकि प्रकृति को पता है कि हम मल्टीटास्क कर सकते हैं लेकिन अब मल्टीटास्क में भी टाइम तो लगता है ना, तो इसी वजह से। खैर, तो पॉडकास्ट अब आएंगे, और मेरी कोशिश रहेगी लगातार कि मैं अपने जो भी मेरे उधार हैं आपके साथ उन्हें चुकता करूँ आके। तो खैर, कितने सारे त्योहार गुजरे, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा गुजरा, और कल गुजरा करवा चौथ। तो आप सबको बेहद शुभकामनाएं। हमारी संस्कृति ने हमें इतने सारे त्योहार दिए हैं। मेरे बालों की हालत देखो काम कर रही थी, घर का, ऑफिस का भी काम कर रही थी। हमारी संस्कृति ने, हमारी कल्चर, सभ्यता ने हमें इतने सारे त्योहार दिए हैं, हर आने वाले मौसम के साथ एक नया त्योहार। और अभी आने वाला है हम सबका और हर भारतीय का बेहद पसंदीदा दीपावली, दिवाली। दीपावली मनाए सुहानी मेरे साईं के हाथों में जादू का पानी। बचपन में ये गाना बहुत बजता था। या फिर वो जिस आंगन में घर की बहू रंगोली सजाती है, उस आंगन से घर के अंदर लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी माँ। उनका आने का वक्त हो गया है और हम भी तैयारियां शुरू करेंगे। सफाइयां करनी है, जैसे ही ऑफिस से घर आऊँगी सफाइयां करा करूँगी, फिर बहुत कुछ
वैसे तो मैं आपको सच बता रही हूँ, विदेशों में, और वो भी अगर परिवार ज़्यादा बड़ा ना हो, जैसे मैं हूँ और मेरे 2 बेटे हैं, तो फिर त्योहारों में वो जो हमारे हिंदुस्तान में मज़ा होता है ना, जो हिंदुस्तान में खुशबू रौनक होती है त्योहारों की, वो शायद यहाँ पे नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन अपने घर में तो हम त्योहारों को उतने ही बड़े जोश से मना ही सकते हैं ना। और मुझे तो दिवाली का त्यौहार बहुत पसंद है, मुझे सारे त्यौहार बहुत पसंद है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दिल के करीब है, बचपन की यादें जुड़ी हैं और बहुत सारे हमारी संस्कृति के जुड़ाव है उससे। आप सबको जितने त्यौहार गुजरे हैं, लेट ही सही, लेकिन मेरी तरफ से बेहद शुभकामनाएं आप सबको, और आने वाले त्योहारों को साथ मनाएंगे, ठीक है ना। और बातें करेंगे बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, जो कि गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे समाज को, उनके बारे में पंचायत लेके आते रहेंगे। अगर आप आओगे तो मैं आपके साथ जो ये पॉडकास्ट की जर्नी शुरू करने वाली हूँ फिर से, तो उसकी शुरुआत कर रही हूँ अपने इस कहाँ गायब थी के सेंटेंस से। तो बहुत कुछ चल रहा था, जैसे कि आपको पता है कि जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं, परेशानियां बहुत सारी होती हैं। तो उसके चलते मैं पिछले कई सालों से, 8-9 सालों से हिंदुस्तान नहीं जा पाई थी। और माता पिता के गुजरने के बाद तो दिल भी थोड़ा सा खाली खाली, सुना सुना सा हो गया था। लेकिन ऐसी कई जिम्मेदारियां रह गई थी हिंदुस्तान में, जिसके लिए मुझे काफ़ी टाइम से टाल रही थी। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके, मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पर परिवार की तरह जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे हिम्मत दी। और इस वजह से, क्योंकि मैं बच्चों को साथ लेके 2 हफ्तों से ज़्यादा मैं हिंदुस्तान नहीं जा सकती थी, ऑफिस से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलनी थी मुझे। और तो मैं उन्हें अपने साथ कहाँ कहाँ लेके जाती, क्योंकि अगर ये लेजर ट्रिप होता तो अलग बात थी। लेकिन ये एक कुछ काम निपटाने थे हिंदुस्तान में, कुछ जिम्मेदारियाँ थी जिन्हें पूरा करना था, उसके तहत जाना था, तो बच्चों को साथ ले जाना बनता नहीं था। और अगर आप लोग मुझे जानते हैं, जो भी थोड़े बहुत मुझे लोग जानते हैं, वो जानते होंगे कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, विदेश में मेरा कोई नहीं है। दोस्त है हाँ, लेकिन परिवार कोई नहीं है। और मैं अकेली हूँ बच्चों के साथ, तो इस वजह से किससे पूछे। और मैंने आज तक कभी किसी से ज़्यादा मदद नहीं मांगी है, क्योंकि कहते हैं ना, जितना हो सके खुद उतने ही बोझ को उठाया जाए, उतनी ही ज़रूरतें रखी जाए। तो इस वजह से, और दूसरा ये भी है कि अगर हम किसी से मदद मांगते हैं और फिर वो मदद ना मिले या इनकार कर दिया जाए, तो दिल टूट जाता है और फिर रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इस वजह से कभी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी मदद मांगने की। लेकिन इस बार मेरे दोस्तों ने खुद आगे बढ़कर कहा, तुम हिंदुस्तान जाओ, 2 हफ्तों के लिए बेटों को हम संभालेंगे। तो मेरे विश्वसनीय दोस्त थे, और उनकी इतनी ज़्यादा सपोर्ट की वजह से ही मैं 2 हफ्तों के लिए हिंदुस्तान जा पाई। तो मैं अगस्त के पहले वीक में हिंदुस्तान, आई थिंक पहले वीक में, हाँ या मिड में हिंदुस्तान गई। और हिंदुस्तान जब गई तो मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है, मैंने वहाँ पे जन्म लिया है, मेरी जड़ें हैं, मेरी यादें हैं, बहुत खूबसूरत यादें हैं। और बहुत कुछ है जहाँ पे यादें खूबसूरत होती है ना, अगर वो लोग गुजर जाए जिनके साथ आपकी यादें भी जुड़ी होती हैं, तो यादें थोड़ी तकलीफ़ भी देती हैं। तो खैर, मैंने हिम्मत करके हिंदुस्तान गई। सब कुछ बदला बदला लग रहा था, कुछ भी जाना पहचाना नहीं था, क्योंकि ऐसा तो कई बार होता है कि कई लम्हों में ही बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन इतने सालों बाद हिंदुस्तान की धरती पे, अपनी मातृभूमि पे कदम रखा, तो आंखें भी भरी और दिल भी भरा। अपनी बड़ी बहन को मिली, उनके पास कुछ वक्त रुकी, फिर जो भी काम निपटाने थे, पंजाब का सफ़र भी किया। दरअसल मैं दिल्ली से ताल्लुक़ रखती हूँ, वहीं पे मेरा जन्म हुआ है। लेकिन जब से माँ बाप गुजरे हैं, दिल्ली में हमारा घर नहीं है, और पंजाब में घर है, तो वहाँ जाना था। तो दिल्ली से पंजाब गई, पंजाब में अपनी बड़ी बहनों से मिली और अपने नीसेस से मिली, नेफ्यूज से मिली। अच्छा लगा, अपने लोगों से, अपने खून से मिलकर अच्छा लगा। क्योंकि चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए, अपनों का जो अपनों की जप्फी, जिसे आलिंगन कहते हैं, जिसे गल भैया डालना कहते हैं, वो उसमें जो गर्माहट होती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। और माँ के जाने के बाद बड़ी बहनों की ही बाहों में वो थोड़ा सा सुकून मिल पाता है, जो कि माँ की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन माँ की वो खुशबू थोड़ी सी अपनी बड़ी बहनों में मिल ही जाती है ना। बहुत सबसे नहीं मिल पाई, क्योंकि सिर्फ 2 हफ्तों का वक्त हिंदुस्तान में हम परदेशियों के लिए ऐसे गुजर जाता है, और दिल फिर भी खाली खाली रह जाता है कि बहुत कुछ मिस किया। तो पंजाब गई कुछ टाइम के लिए, 3-4 दिन के लिए ट्रेन यात्रा करी हिंदुस्तान की, जो मुझे बेहद पसंद है। ये ट्रिप प्योरली मेरा
कुछ जिम्मेदारियां निभाने वाला था, इस वजह से कहीं आ जा नहीं पाई जहां आना जाना चाहती थी या घूमना चाहती हूँ, वो सब मैंने रख लिया है संभाल कर जब मैं अगली बार बच्चों के साथ आऊँगी। क्योंकि बच्चे एक बार हों आपके और वो अकेले हों कहीं, तो आपको हर पल उनका ही ख्याल रहता है ना। आपकी हर तरह की जो एक्सपीरियंस होते हैं वो अधूरे रहते हैं, क्योंकि आप फ़िक्र करते हैं, फ़िक्रमंद होते हैं। तो बहरहाल 2 हफ्तों का वक्त इंडिया में गुजारा और इस वजह से आप सबसे भी कांटेक्ट नहीं कर पाई कि पहले तो जाने की तैयारी का वक्त था, वो स्ट्रेस था, उसमें इतना वक्त गुजरा, फिर हिंदुस्तान गई उसमें वक्त गुजरा, फिर हिंदुस्तान से लौटते हुए 2 हफ्ते 3-4 दिन के बाद जब लौटी, तो फ़्लाइट वापस आते हुए तो मैं आपसे जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जिसके लिए वीडियो बना रही हूँ, वो है एयर इंडिया का भयानक एक्सपीरियंस। मैं भारतीय हूँ, मेरी जड़ें भारतीय हैं, मेरा पासपोर्ट भारतीय है, वो भी मैंने कभी नहीं बदला, जबकि मैं ब्रिटेन में रहती हूँ, यहाँ की नागरिक हूँ, NRI कह सकते हैं, लेकिन अपने हिंदुस्तान की नेशनैलिटी मैंने कभी नहीं छोड़ी और कोई छोड़ने का इरादा भी नहीं है, जबकि मेरे बेटे ब्रिटिश हैं। तो मेरा लॉयल्टी हिंदुस्तान के साथ है और मेरी लॉयल्टी इस मुल्क के साथ भी जहाँ पे मैं रहती हूँ। लेकिन मेरा ऐसा कोई कर्म मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहूँगी, कभी नहीं करूँगी जिससे मेरे हिंदुस्तान की गारिमा को ज़रा सा भी ठेस पहुँचे। लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि हमारे हिंदुस्तान की गारिमा को, जो हमारे हिंदुस्तान का एक नाम है, उसको कलंकित करती है। उनमें से एक है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एयर इंडिया। अगर आपने किसी ने भी एयर इंडिया में सफ़र किया होगा तो आप सबका अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं पहली बार एयर इंडिया में इंग्लैंड आई थी 1995 में, और वो सफ़र भी कुछ ख़ास एन्जॉयबल नहीं रहा था। लेकिन चलिए, उसको मैं 30 साल पहले का अनुभव कह सकती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं दिल से भी उदास थी यहाँ पर आते हुए माँ बाप को छोड़कर, और एक मानसिक स्थिति ऐसी थी कि उदास थी। लेकिन तब भी मेरा कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी लॉयल्टी अपने हिंदुस्तान के साथ, अपनी हिंदुस्तानी एयरलाइन के साथ जुड़ी रही थी। उसके बाद एक बार फिर गई मैं हिंदुस्तान एयर इंडिया में अबाउट 15 ईयर्स अगो, 15 या 20 ईयर्स अगो। उस वक्त भी बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ, लगेज खो गया और फ्लाइट में बहुत टर्बुलेंस रही और टेक्निकल फॉल्ट्स रहे, इलेक्ट्रिक गायब हो गई बीच में। ये मैं 20 साल पहले की बात कर रही हूँ। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी एयर इंडिया में जाने की। तो मेरी हमेशा से ही फ्लाइट्स रही थी एमिरेट्स ही, सिर्फ एमिरेट्स या यूनाइटेड एयरलाइंस थी जब, या ब्रिटिश एयरवेज़ जो बीच में कहीं रुक के भी जाती थी। ब्रिटिश एयरवेज़ डायरेक्ट जाती थी। तो इतने 30 सालों के बाद जब मेरा अभी हिंदुस्तान जाने का प्रोग्राम बना काम की वजह से, तो मेरे पास वक्त बहुत कम था, क्योंकि ऑफिस से छुट्टी लेके जा रही थी और बच्चों को यहाँ छोड़ के जा रही थी दोस्तों के पास। तो मैं जल्दी से जल्दी जाकर जल्दी से जल्दी लौटना चाहती थी, जो भी काम था उसे निपटा कर। तो मेरी फ़्लाइट्स यहाँ से एयर इंडिया ही मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट मिली। मैंने सोचा कि 30 साल बाद ज़रूर फ़र्क पड़ा होगा इसकी सर्विस में और इनके तौर तरीक़ों में। तो मैंने बेनिफिट ऑफ द डाउट के साथ फ़्लाइट बुक करी एयर इंडिया की। जाते हुए फ़्लाइट में जो आगे स्क्रीन होती है, जो टीवी स्क्रीन होती है, वो काम नहीं कर रही थी। हमारी भी और काफ़ी लोगों की उसमें काम कर रही थी, नहीं कर रही थी। हमारी तो बिल्कुल भी डेड थी। पूछने पे उन्होंने बताया कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मुझे वैसे इतना शौक भी नहीं है कोई फ़्लाइट में देखने का, फिल्म्स वगैरह, तो बात आई गई हो गई। हिंदुस्तान पहुँचे, 2 हफ्ते हिंदुस्तान में बिताए। अगली बार आऊँगी तो आपसे वादा करती हूँ, या आपसे वादा चाहती हूँ कि आप मुझे ज़रूर मिलने आइएगा, ठीक है? जो भी होंगे दिल्ली के आसपास, दिल्ली या पंजाब में देखते हैं, बनाते हैं प्लान। तो आते हुए जब फ्लाइट आ रही थी तो सेम वही प्रॉब्लम, स्क्रीन्स नहीं चल रहे थे और कुछ ग्लिच सा लग रहा था स्क्रीन में, पता चल जाता है ना। तो करीब 4-5 घंटे के बाद जब फ्लाइट रशिया के ऊपर से गुजर रही थी, तो करीब 1 घंटे तक हल्की सी टर्बुलेंस रही। तो उसके बाद अनाउंसमेंट हुई कि पायलट की, उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से हमें मॉस्को में एमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। आप समझ सकते हैं कि क्या महसूस हुआ होगा, क्योंकि दरअसल हम इतनी फिल्म देख चुके हैं और इतने एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं हमें एयर इंडिया की न्यूज़ सुनते हुए,
कि जब भी इंसान सुनता है ना कि इमरजेंसी लैंडिंग है तो तोते उड़ जाते है ना। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंसान जब एक औरत, चलिए औरत नहीं, जब एक इंसान पेरेंट बन जाता है, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं एक सिंगल मदर हूँ, अगर तो मेरा कोई साथी होता जो बच्चों की देखभाल कर रहा होता तब शायद मैं अपनी जान की फ़िक्र करती उस वक्त। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का ज़्यादा खौफ था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे इंग्लैंड में मेरा इंतज़ार करते रह जाएंगे और उनको कौन देखेगा। हमारा तो कोई नहीं है वहाँ पे सिवाय दोस्तों के, और दोस्तों को थोड़ी आप सारी उम्र की जिम्मेदारी दे सकते हो। बहरहाल, तो उस वक्त मुझे खौफ, तो उस वक्त मुझे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा खौफ इस बात का था कि मेरे बच्चे, मैं उनको कब देख पाऊँगी फिर से, वो मेरा इंतज़ार करते ना रह जाए। इतना मेरा दिल इस बात से, इस गम से दुख हुआ कि इतनी गालियाँ दिल में दी मैंने एयर इंडिया को कि तुम्हारी वजह से मेरे हम सफ़र करेंगे। मैं एनीवे बात को कहाँ से कहाँ घुमा के ले गई, आपका दिल की बातें शेयर कर रही हूँ तो बात लंबी हो ही जाती है। तो एनीवे, मॉस्को के ऊपर से जब गुजर रहा था एयर इंडिया का हमारा प्लेन, तो अनाउंसमेंट हुई कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी कुछ तकनीकी फॉल्ट की वजह से। उससे ज़्यादा पायलट ने कुछ नहीं बताया। तो 10 मिनट्स के अंदर अंदर पायलट ने, मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगी एयर इंडिया के पायलट को, एयर इंडिया की फ़्लाइट का तो कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके पायलट्स, उन पर ज़रूर भरोसा किया जा सकता है। तो उन्होंने बहुत ही सेफ्टी के साथ प्लेन लैंड किया मॉस्को एयरपोर्ट पे। जैसे ही हमारा प्लेन वहाँ लैंड किया तो एम्बुलेंस और दुनिया भर के ट्रक्स नहीं, मतलब जो एम्बुलेंसेज और पेट्रोल के, जो डीजल के ट्रक्स होते हैं, ये सब चीज़ें प्लेन की तरफ भागती हुई आ रही थी। प्लेन ने स्मूथली लैंड किया। Crazy, absolutely crazy. Standing still at Moscow airport. And I can't hear, we can't hear anything either. They're not really clearly telling us anything apart from that we landed in Moscow. All these cars, ambulances, emergency things are here. उसके बाद हमें नीचे नहीं उतारा गया क्योंकि कोई वो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं ना शायद। तो हम 5 घंटे तक प्लेन में ही रहे। 5 घंटा अपने सह यात्रियों के साथ उस प्लेन में, उस ट्यूब में ही स्टक रहे, जब तक कि पायलट ने अनाउंस किया, बताया कि दोनों ऑटो पायलट्स फेल हो चुके थे और इंजन स्टॉप नहीं हो रहा था, पेट्रोल डंप करना पड़ा उन्हें, और वो एक क्रैश लैंडिंग थी। तो मैंने तो लॉर्ड शिवा को याद करते हुए उनका लाख लाख धन्यवाद किया कि आपने सुख शांति से आराम से लैंडिंग करवा दी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद। तो 5-5.5 घंटे लगे वहाँ पे, थैंक्स टू रशियन इंजीनियर्स, और जो भी कहते हैं उन्हें, जो भी फॉल्ट, तकनीकी फॉल्ट था उसको ठीक करा उन्होंने वहाँ पे। पेट्रोल जो भी डलता है, डीजल और पेट्रोल डलता है प्लेन में, मुझे इतना नहीं पता, वो सब डाला गया। पर 5.5 घंटे तक जान अटकी रही मेरी, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पे इंग्लैंड में मेरा इंतज़ार कर रहे थे। 4 सितंबर की शाम को 6:30 बजे मेरा प्लेन यहाँ पे लैंड हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं उस वक्त तक प्लेन में थी मॉस्को में। किसी को कोई खबर नहीं पहुँच सकती थी क्योंकि मेरे फ़ोन का रोमिंग नहीं था, और ज़्यादातर लोगों का रोमिंग नहीं था क्योंकि रशिया में उतरे थे हम, किसी को ऐसे कोई पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है। खाने को कुछ नहीं था प्लेन में, क्योंकि जब हमने टेक ऑफ किया था तो उन्होंने जो भी स्नैक देने थे वो दे दिए थे। उसके बाद हमने शाम को यहाँ पहुँच जाना था। तो इतनी भूख लगी थी, प्यास लगी थी, डर लग रहा था कि क्या होगा भगवान। लेकिन हंसती हूँ मैं अब ये बात सोचकर कि भी रशियन लोगों ने वहाँ पे एयरपोर्ट पे, रशियन जो कि स्टाफ था एयरपोर्ट का, उन्होंने एप्पल्स प्रोवाइड करे, रशियन एप्पल्स ऐसे बोरों में भरकर लाए गए प्लेन के अंदर, और सबको एक एक एप्पल दिया गया। कुछ रशियन क्रिस्प थे और ब्रेड और बटर। तो ये मिला हमें खाना रशिया में। और उसके बाद राम राम करते हुए प्लेन ने टेक ऑफ किया। उसी प्लेन ने, मैं तो इतना डर रही थी कि
ये प्लेन मुश्किल से तो हमें इसने उतारा है और अभी इसी को लेके चल पड़े हैं। क्या भरोसा है इस टिन के डब्बे का, क्योंकि एयर इंडिया वालों ने नए प्लेन तो लेने नहीं है। जगह जगह वैसे ही उन्होंने ये टाकियां लगा देनी, टाकियां क्या कहते हैं, पैबंद पैबंद लगा के उसे रिपेयर कर देते हैं वो। तो इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ। फिर यहाँ पहुँचे हम सुबह के 3 बजे। आप समझ सकते हैं एक माँ की स्थिति, जिसके बच्चों, उसको पता होगा कि उसके, मेरे बेटे 14 और 12 साल के हैं, कोई इतने बड़े नहीं हैं और मेरे से दूर कभी रहे नहीं है, मैंने उन्हें कभी छोड़ा नहीं है, उनके पिता है नहीं। तो इस वजह से एक मानसिक स्थिति भी इतनी ज़्यादा दयनीय थी, इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हुआ दिल दिमाग। खैर बहरहाल लौट के बुद्धू घर को आए, देर आए दुरुस्त आए। तो 3 बजे सुबह यहाँ पे फ़्लाइट पहुँची। अगले दिन घर पहुँची तो मेरे दोस्त मेरे बच्चे के साथ ही थे, जिनकी ड्यूटी थी वो उनके साथ ही रुके हुए थे, लेकिन सब बहुत फिक्रमंद थे क्योंकि मुझे उससे 1 दिन पहले ही पहुँचना था रात को। तो ये थी मेरी हिंदुस्तान की जर्नी, इतने सालों बाद गई और ये एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सर के ऊपर ना काला बादल हमेशा चलता है साथ में उनके, चाहे ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके लेकिन हर वक्त बेवक्त तो बारिश में भिगोता ही रहता है। तो ये वही काला बादल था। लेकिन मैं ये शुक्र मनाती हूँ कि मेरे बुज़ुर्गों का कोई हाथ रहा होगा मेरे सर पे, जो मुझे सही सलामत वापस मेरे बच्चों तक ले आया। तो हिंदुस्तान अगली बार आऊँगी तो पहले तो कान पकड़ती हूँ, ये देखिए कि एयर इंडिया में कभी नहीं आऊँगी। और उम्मीद करती हूँ कि हमारा हिंदुस्तान कोई ऐसी अच्छी एयरलाइन चलाए जो विश्वसनीय हो, भरोसेमंद हो, और हम परदेसी अपने वतन को लौटते हुए एक सुकून से आए, है ना। तो अगली बार बच्चों को साथ लेकर आऊँगी क्योंकि अब उनको कभी भी छोड़ के आने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आपकी संतान आपके साथ ना हो तो फिक्र रहती है, क्योंकि आपको पता है कि एक माँ से ज़्यादा उन अपने बच्चों का ख्याल कोई नहीं रख सकता, है ना। और इस बात का भी पता तब ज़्यादा लगा, तब ज़्यादा एहसास हुआ जब खुद माँ बने और जब अपनी माँ को खो दिया, तब माँ की कीमत ज़्यादा महसूस होती है ना। तो ये था मेरा हिंदुस्तान का एक्सपीरियंस शॉर्ट में कि एयर इंडिया की फ़्लाइट बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है और ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। 30 साल दिए मैंने एयर इंडिया को, लेकिन आज तक एयर इंडिया ने हमेशा ही निराश किया है। तो मैं नहीं समझ रही कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शर्मिंदगी होती है जब कोई और लोग इसकी कंप्लेन करते हैं। तो दुख होता है कि हमारे हिंदुस्तान की एयरलाइन है कि तो कम से कम हिंदुस्तान के लिए ही सही अपने कुछ तौर तरीके सही कर लेने चाहिए इनको, नहीं। तो मुझे बताइएगा कि कभी आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा, आपने एयर इंडिया से फ़्लाइट कभी ली, क्या एक्सपीरियंस रहा, कितनी विश्वसनीय रही, कितना परेशान किया आपको। तो मैं जल्दी से जल्दी ये व्लॉग करती हूँ पोस्ट, ताकि आपको पता रहे कि मैं ठीक हूँ, यही हूँ, धरती पर ही हूँ और आपको याद कर रही हूँ। तो आप सबको बहुत प्यार मेरा। तो जल्दी ही आपको मिलती हूँ नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल और एक दूसरे का भी। जिए और जीने दें, सत्य बोलने से कभी पीछे ना हटे। सत्य कड़वा होता है, कोई बात ना, निगल जाए। शिव जी ने भी तो जहर पिया था, है ना। तो मिलती हूँ, नमस्कार।